नमस्कार, मैं एडवोकेट पायल जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ टारगेट फॉर आईक्यू चैनल का। और ये चैनल जो कि बहुत मेहनत कर रहा है कि आप कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करें, चाहे वो एंट्रेंस के लिए हो या फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम हो आपका, या फिर आपका प्रोसिक्यूशन का हो, तो और वेरियस स्टेट्स का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एक टॉपिक से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी। मेंस में इसका सीधा एक क्वेश्चन 53 सेक्शन 53 के ऊपर आ जाता है, और प्री के हिसाब से भी ये इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है कि सीधा पूछ लिया जाता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। जी हाँ, सेक्शन 53 जो है वो आपका बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का, कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का जो प्रोविज़न है वो आपका कौन से सेक्शन में गिवन है। तो आज जो हम इसकी बात करेंगे, हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेंगे ही करेंगे, मेंस में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ लैंग्वेज आपको नहीं ऐसे लिखना कि आप क्रैम अप कर लीजिए थिंग्स और राइट द आंसर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देर इज़ एवरी नीड टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन लॉ की लैंग्वेज, इन द सेंस कि अपनी लैंग्वेज का मतलब लॉ की लैंग्वेज ही लिखिए, लेकिन वो फॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन वो एज इट इज़ बेयर एक्ट की लैंग्वेज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है, इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि जो फ्रॉडुलेंटली टर्म है ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है। ये आपने आईपीसी 1860 के सेक्शन 25 में पढ़ा है, जिसमें कि लिखा हुआ है व्हेन अ थिंग इज़ डन बाय अ पर्सन विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द अदर, ही इज़ सेड टू हैव डन दैट थिंग फ्रॉडुलेंटली। कि अगर किसी इंटेंशन से कि आप दूसरे को डिफ्रॉड करना चाहते हैं, तो वो ऐसा काम किया गया है अगर, तो वो फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। और डिफ्रॉड का जो टर्म है ये एक्सप्लेन किया गया था बस बाय सुप्रीम कोर्ट इन डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द टर्म डिफ्रॉड में 2 एलिमेंट्स आपके हैं, एक तो डिसीट धोखाधड़ी, और दूसरा इंजरी टू अ पर्सन डिसीव्ड। और जिसको आपने धोखा दिया है उसको किसी न किसी तरीके की इंजरी होना, और इंजरी का मतलब इकोनॉमिक लॉस नहीं होता, इसका मतलब डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, पैसा, एंड include any harm caused to any person in body, mind, reputation or such others। अब हम बात करते हैं सेक्शन 53 की, जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इट टॉक्स अबाउट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। एवरी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ द राइट टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी एज ही लाइक्स। ठीक बात है, हर एक जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है जैसा वो चाहे, लेकिन जो ट्रांसफ़र की जब उसने ट्रांसफ़र किया है वो उसकी बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। बोनाफाइड इंटेंशन उसकी ट्रू इंटेंशन होनी चाहिए, ये कि ट्रू इंटेंशन के साथ उसकी कोई भी इसमें मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी वाइल ट्रांसफरिंग द property. Where the transfer is made with a fraudulent intention, it means intending to defeat the interest of the creditor or interest of any subsequent transferee. Where the transfer is made with a fraudulent intention, the object of the transfer would be bad in the eyes of equity and justice, though it is valid in लॉ। तो आपका ट्रांसफ़र लॉ की नज़र से बिल्कुल वैलिड हो सकता है, लेकिन इक्विटी और जस्टिस का भी तो ध्यान रखा जाता है ना हमारे लॉ में। तो उसके हिसाब से अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ आपने ट्रांसफ़र करी है तो ऑब्वियसली जो हमारे लॉ का जो पर्पस है वही डिफीट हो जाएगा कि एट द एंड जस्टिस शुड नॉट बी डिनाइड, तो जस्टिस ही नहीं होगी। तो अगर कोई इस इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है कि वो अपने क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट करते, या फिर और अगर किसी और प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी किसी और उसके अलावा किसी और को भी बेच दे, तो उसका इंटरेस्ट भी अगर डिफीट हो जाएगा जिसकी उसकी कोई गलती नहीं थी, तब उस केस में क्या होगा, इसकी बात की गई है सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो है वो आपका चैप्टर 2 में गिवन है, जो कि बात करता है ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेस्ड है एक्ट ऑफ पार्टीज में। एक्ट ऑफ पार्टीज की यहाँ पे जो ये जो एक्ट बना है कि आपने क्या क्या कंडीशंस रखी थी, क्या क्या किस तरीके से प्रोविजंस रखे थे, उसके बाद एक्ट ऑफ द पार्टीज कि आप दोनों की पार्टी, जो दो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, उनकी क्या इंटेंशन थी वाइल एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए एक्ट ऑफ द पार्टीज है। एक एग्जांपल देखिए, ए टू का लोन फ्रॉम बी एंड मॉर्गेज प्रॉपर्टी एक्स एज सिक्योरिटी। ए ने बी से लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी एक एक्स बी को दे दी। उसके बाद ए ने रियलाइज़ किया कि भाई मैं तो लोन पे कर नहीं पाऊंगा,
अब इट वुड बी पेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्स नाउ, अब एक्स प्रॉपर्टी से बेचना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट ही सोल्ड द प्रॉपर्टी टू सी, उसने ये प्रॉपर्टी किसको बेच दी, सी को बेच दी। हेयर एज इंटेंशन, ए की क्या इंटेंशन है कि वो बी को डिफ्रॉड कर दे, बी के साथ धोखाधड़ी करे, तो हेंस द ट्रांसफर वॉज अ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। दिस सेक्शन रिकॉग्नाइजेज द नीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, इसमें जो आपकी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का रूल है वो इनकॉर्पोरेटेड है इस सेक्शन में। इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डिफीटिंग द लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ हिज क्रेडिटर्स, ठीक है। जो भी अगर आप अपना क्लेम करने जाएंगे कोर्ट में, तो वो भी आपका, इट शुड नॉट बी बैड इन लॉ। ये नहीं है कि आपने ड्रग्स बेची थी उसने ड्रग्स के पैसे नहीं दिए तो आप कोर्ट में पहुंच जाए, तो आपका जो क्लेम है वो भी लेजिटिमेट होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं असेंशियल्स ऑफ सेक्शन 53 की। सेक्शन 53 के जो असेंशियल्स हैं वो क्या है। सेक्शन 53 जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 53 क्लॉज 1 और एक 53 क्लॉज 2, और उसमें उसके जो उसका सब क्लॉज है उसमें काफ़ी आपके 2-3 आपके प्रोवाइजो गिवन है, ऐसे ही जो क्लॉज 2 है उसमें भी आपके प्रोवाइजो गिवन है। तो 53 क्लॉज 1 बात करता है कि जो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है कि जो ट्रांसफ़र है वो कौन करना चाहिए, ट्रांसफ़र बाय द ट्रांसफरर, और यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ पे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र की गई है कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, विद द इंटेंशन, किस इंटेंशन के साथ, टू डिफीट और डिले हिज क्रेडिटर्स, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर, जिसको कि जिसके हक को उन्होंने डिफीट किया है या उसके हक को डिले करने की कोशिश की है, प्रोवाइडेड एट देयर इज़ नो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी हु एक्टेड इन गुड फेथ and the transfer was for consideration. Any act for the time being in force related to insolvency does not affect this section. ठीक बात है, तो डज नॉट अफेक्ट बाय दिस सेक्शन, सॉरी। तो इसमें ये बात की गई है कि एक तो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर, और उसके बाद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई सब्सिक्वेंट जो ट्रांसफरी है उसने अगर एक्ट किया है गुड फेथ में, तब उसका क्या होगा, और ट्रांसफ़र उसने कंसिडरेशन पे दिया है तो, और उसके बाद और इसके अलावा जो इसमें बात की गई है वो ये कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इस सेक्शन में जो भी गिवन है, इट शैल नॉट अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस को यहाँ पर अफेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लॉज 2 जो है वो बात करता है कि ट्रांसफ़र बाय द ट्रांसफरर इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले क्लॉज में कंसिडरेशन की बात की गई थी, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, और इंटेंशन के साथ की गई है टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। वहाँ पे बात की गई थी सब्सिक्वेंट क्या कहते हैं, वहाँ पे क्रेडिटर के उसको डिफीट करने की कोशिश की थी, यहाँ पर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट को डिफीट करने की कोशिश की है, और ये जो ट्रांसफ़र होगा वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस सेक्शन देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, रियल वन होनी चाहिए, वेस्टेड टाइटल होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिंजेंट नहीं, वेस्टेड टाइटल होना चाहिए इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी। फिक्टिशियस ट्रांसफर्स डू नॉट, की बस आपने सिर्फ दिखावे के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा अगर करते हैं तो इट डज नॉट अट्रैक्ट द दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो फिक्टिशियस ट्रांसफर डू नॉट अट्रैक्ट दिस सेक्शन। फिक्टिशियस ट्रांसफर मतलब वेयर द ट्रांसफर रिमेन्स द रियल, ट्रांसफरर जो है उसमें रियल ऑनर ही अगर बना रहेगा, ट्रांसफर उसने दिखावे के लिए कर दिया, बट उसके बावजूद भी, ट्रांसफर करने के बावजूद भी जो ट्रांसफरर है वही उसका रियल ऑनर बना रहा, तो वो फिक्टिशियस ट्रांसफर कहलाएगी। हैंस इन ऑर्डर टू सेट असाइड द ट्रांसफर अंडर सेक्शन 53, अगर आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करवाना चाहते हैं सेक्शन 53 में, तो ये प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफर जो है वो रियल वन होनी चाहिए एंड नॉट अ शैम वन, नकली नहीं, दिखावटी नहीं। इंटेंशन टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स का मतलब, क्रेडिटर का यहाँ पर क्या मतलब है, इज अ पर्सन whom the transferor owes the financial liability, की उसकी तरफ से उसकी financial liability बनती है ट्रांसफरर की क्रेडिटर के प्रति। In order to apply section 53 of the TPA, it is necessary for creditor to exist and it is not necessary for the creditor to be secured. क्रेडिटर का होना ज़रूरी नहीं है, secured उसका डेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिटर जो है वो अनसिक्योर्ड भी यहाँ पर हो सकता है, तो ऐसा प्री में पूछ लिया जाता है। इवन अ सब्सिक्वेंट क्रेडिटर कैन मूव अंडर दिस सेक्शन, और इस सेक्शन में क्या जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, क्रेडिटर है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या सब्सिक्वेंट क्रेडिटर भी कर सकता है, तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, कर सकता है। एक मुस्लिम वाइफ अपने डावर डेट के लिए अगर केस करती है तो वो भी एक क्रेडिटर के तौर पे मानी जाएगी। द बेसिक ऑब्जेक्टिव
behind this section is to protect the creditors from being delayed or defeated by removing the possible security. In order to attract section 53, it is necessary for the intention to be fraudulent. Intention fraudulent होना बहुत ज़रूरी है. Hence the intention behind the transfer must be to defeat or delay the creditors. अब यहाँ पे burden of proof किसका रहेगा? The burden of proof lies on the creditors to show. creditors के ऊपर burden रहेगा कि उसे show करना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र इस तरीके से किया गया है कि मेरे इंटरेस्ट को डिफीट करने के लिए या मुझे डिले करने के लिए ऐसा ट्रांसफ़र किया गया है कि द ट्रांसफ़र वॉज मेड टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर. A transferee who takes property in good faith for consideration is protected. In other words, when a transferee has purchased the property in good faith from a debtor, the creditor cannot make this transfer void. अब यहाँ पर अगर सपोज कीजिए जो क्रेडिटर के पर्पस को तो चलो इंटरेस्ट को तो डिफीट करने के लिए ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन जो ट्रांसफरी है उसने अगर गुड फेथ में कंसिडरेशन के साथ खरीदा है तो उसको भी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. तो अगर ट्रांसफरी ने गुड फेथ में खरीदा है डेटर से, डेटर मतलब यहाँ पे ट्रांसफरर जो है, तो क्रेडिटर जो है इस ट्रांजेक्शन को वॉइड नहीं करवा सकता क्योंकि उसकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है. तो यहाँ पर यही इक्विटी जस्टिस कॉन्शाइंस की बात की गई है. नेक्स्ट 53 क्लॉज 2 में ग्रेच्युटस ट्रांसफर टू defraud subsequent transferee. Section 53 clause 2 of TPA provides that gratuitous transfer of immovable property with the intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable. याद रखिएगा, इससे पहले जब हमने बात की थी ऊपर वाले में कि बर्डन ऑफ प्रूफ को क्रेडिटर जो है इस ट्रांसफ़र को वॉइड नहीं बना सकता, तो यहाँ पर वर्ड वॉइड यूज़ किया गया है, वॉइडेबल नहीं है. ठीक है, बाकी जो वैसे जो ट्रांसफरी है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी वो उसकी मर्जी है, वो करना चाहे या ना करना चाहे, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वॉइडेबल. तो ये voidable at the option of the subsequent transferee. For example, A makes a gift of a house to B in January 1990. In February 1990, A sells the same house to B. Here B and C are two claimants of the सेम प्रॉपर्टी. अब ए ने गिफ्ट किया बी को जनवरी 1990 में. अब फरवरी 1990 में उसने क्या किया, यही प्रॉपर्टी सी को बेच दी. अब यहाँ पे क्लेमेंट्स कौन हो गए, बी एंड सी. हेयर आर द टू पर्सन्स हु क्लेम द प्रॉपर्टी, हु आर क्लेमिंग द सेम प्रॉपर्टी. तो जनरल रूल क्या कहता है, दैट द फर्स्ट ट्रांसफरी हैज प्रेफरेंस ओवर द सेकंड. लेकिन अंडर दिस सबसेक्शन यहाँ पे क्या गिवन है कि इट इज प्रोवाइडेड दैट इफ द फर्स्ट ट्रांसफर इज प्रूव्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर शैल प्रिवेल ओवर द प्रीवियस वन. इन अदर वर्ड, दिस सबसेक्शन protects the interest of a bona fide transferee for value from a gratuitous fraudulent transfer made earlier. कि आपने अगर गिफ्ट के पर्पज से भी दे दी, लेकिन उस बेचारे ने जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसने तो फॉर कंसिडरेशन दिया है, तो यहाँ पर उसको प्रिविलेज जो है वो मिलेगी, उसका जो एक्ट है वो प्रिवेल करेगा ओवर द प्रीवियस वन. अब एक केस लॉ की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट केस लॉ है कंचन बाई वर्सेस मोती चंद. इसमें क्रेडिटर्स का बताया गया है कि जो फ्रेज है क्रेडिटर्स डज नॉट मीन दैट द इंटेंशन शुड बी टू डिफीट और डिले ऑल द क्रेडिटर्स. द इंटेंशन ऑफ डिफीट सम और इवन जस्ट वन ऑफ द क्रेडिटर्स इज इनफ टू अट्रैक्ट सेक्शन 53. अगर एक से ज़्यादा से उसने डिफ्रॉड करने की कोशिश करी है ट्रांसफर ने क्रेडिटर्स को, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रेडिटर्स को उसने डिफ्रॉड करने की कोशिश की. अगर एक को भी करी है तो भी आप इस सेक्शन के अंदर जा सकते हैं क्लेम करने के लिए. मेयर प्रेफरेंस ऑफ वन क्रेडिटर ओवर द अदर इज नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट दिस सेक्शन अनलेस इट इज शोन दैट इट वाज डन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड अदर क्रेडिटर्स क्लेम. तो ऐसा नहीं है इसमें कि भाई सिर्फ सारे क्रेडिटर्स का जो इंटरेस्ट है वो डिफीट होने की ज़रूरत है, एक का भी चलेगा इसमें. ठीक बात है. तो आई होप सेक्शन 53 आपको समझ में आ गया होगा. मेंस में आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख के आइएगा, क्योंकि जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है जो वहाँ पे जो चेक करते हैं आपके पेपर, वो ध्यान रखिए वो आपकी बेयर एक्ट लैंग्वेज को देखने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पर. वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में आप किस तरीके से आप समझाते हैं और क्या केस लॉज यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन को बताने के लिए. तो आई होप सेक्शन 53 आपको समझ में आ गया होगा. प्री और मेंस दोनों के लिए है, और इसमें जो मैंने आपको मेंस के लिए बताई हैं वही क्वेश्चन आपके प्री में आ जाते हैं घूमकर. तो कीप ऑन लाइकिंग and commenting and sharing the video. Thank you for watching this video. Thank you.